हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम VSEPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके, और इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसको हम सिंपली वेस्पर थ्योरी भी बोल देते हैं कई बार। फुल फॉर्म इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, V फॉर वैलेंस, S for shell, E for electron, P for pair and R for repulsion। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिंट इसमें मिलेगा कि ये थ्योरी किससे रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्जन। और कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब भी कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं तो हमें पता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करते हैं, एक एटम जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उन्हीं के रिपल्जन से रिलेटेड इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो वो हम अब इसमें करेंगे। तो इसकी क्या ज़रूरत महसूस क्यों हुई? ज़रूरत इसकी इस थ्योरी की इसलिए महसूस हुई क्योंकि हमने ल्यूइस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, कोसल एंड ल्यूइस अप्रोच भी हमने पढ़ा। तो उसमें आपने देखा कि वो शेप के बारे में कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दी, कि अगर हमें मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर तो हम बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है उसके बारे में कोई सही से एक्सप्लेनेशन या कोई भी क्लैरिटी उसके बारे में उस कंसेप्ट में हमें नहीं मिलती है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा शेप की तरफ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है, तो वो हम इस थ्योरी से थोड़ा सा हिंट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है एक तरह से जैसे ल्यूइस कंसेप्ट जो था उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर रही है। फिर आप देखोगे इस थ्योरी के बाद और थ्योरी आएगी जो कि इसको इम्प्रूव करेगी। तो आज हम इसके बारे में वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसमें यही है कि ल्यूइस कंसेप्ट कांट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट जस्ट प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। सिंपल एक प्रोसीजर ये बताता है, ठीक है, कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप क्या है। तो हम अब वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या बताती है हमें, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, मेन पॉइंट्स इसके क्या हैं, ये दी गई थी सिग्विक एंड पावल के द्वारा। अब देखो, इसका मैंने बताया है कि ये थ्योरी किसने दी थी। फिर बाद में इस थ्योरी में थोड़ी सी डेवलपमेंट भी हुई। ठीक है, मतलब इसके जो पोस्टुलेट्स थे उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करके उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। साइंटिस्ट के नाम भी वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये इसके पोस्टुलेट्स पहले हम करते हैं वेस्पर थ्योरी के। द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप डिपेंड करती है कि उस मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। इन सभी की नंबर से मॉलिक्यूल की शेप का पता लगाया जा सकता है। जो भी सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कितने टोटल बॉन्डेड पेयर या नॉन बॉन्डेड पेयर। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर का आपको पता होगा क्या बोलते हैं, इनको हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एज वेल एज नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर्स। ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम। दीज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि इलेक्ट्रॉन के हैं तो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं और वो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वी नो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दीज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ दीज पेयर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो हैं इनके वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई such positions in the space that minimize repulsions and they get arranged to maximum distance from each other। अगर आपको एक मॉलिक्यूल स्टेबल बनाना है, आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के लिए जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं या जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब
उन सबका को फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, क्योंकि उनमें रिपल्जेंस हो रही हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली चार्ज के हैं, तो वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएँ एक दूसरे से। मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो रिपल्जेंस जो है वो कम से कम हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर दो बच्चे हैं क्लास में, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, मोस्टली बहस होती है, तो टीचर क्या करता है, उनको बहुत दूर बिठा देता है, जितनी दूर वो बिठा सकता है, कि एक बच्चा अगर फर्स्ट बेंच पे है तो दूसरा जो है वो लास्ट बेंच पे होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ना वो आपस में बात करेंगे और ना ही उनमें लड़ाई होगी, ना ही उनमें बहस होगी। तो बिल्कुल इस तरह से है कि जितना पॉसिबल है, जितना दूर होना पॉसिबल है, उतने डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को अरेंज करते हैं, ताकि उनमें मिनिमम रिपल्जेंस हो। मैक्सिमम डिस्टेंस होने से क्या होगा कि जो रिपल्जेंस हैं वो मिनिमम हो जाएंगी। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन द स्पेस। सेंट्रल एटम जो है ना, उसके अराउंड ये ऐसी पोजीशंस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं दैट मिनिमाइज रिपल्जेंस एंड दे गेट अरेंज्ड to maximum distance from each other. And next point is the valence shell is like a sphere with electron pairs present at maximum distance from each other. वैलेंस शेल जो है ना, उसको हम एक स्फीयर की तरह मान लेते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर तो हैं, लेकिन उस स्फीयर की सरफेस पर है। जैसे मान लो कि आपके पास बॉल है, ठीक है, आपके हम पहले मानते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है ना, उसके सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और वो जो 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो स्फीयर है ना, यानी कि आपके पास जो बॉल है, आप उस बॉल पर ट्राई करो, आप 4 पॉइंट्स लगा दो। ठीक है, और वो 4 पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने चाहिए। तो यहाँ पर वो 4 पॉइंट्स क्या हैं, वो 4 पॉइंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, जो आपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज कर दिए एक दूसरे से, लेकिन वो हैं कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो हैं उस बॉल की सरफेस पर। बॉल की सरफेस मतलब बॉल की जो आउटर कवरिंग है, जिसको आप टच कर सकते हो, उस पर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये बॉल है आपकी। ठीक है, यहाँ तो मैं सर्कल ही बना पा रही हूँ ना, लेकिन आपने इसको बॉल की तरह से समझना है, स्फीयर समझना है। ठीक है, ये तो आपको रिंग लग रहा है, लेकिन हम बॉल को तो नहीं दिखा सकते ना पेपर पर, तो आप इसको बॉल समझ लो। तो 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, और वो हैं कहाँ पर, वो हैं इस स्फीयर के सरफेस पर। ये स्फीयर है, और इस स्फीयर की सरफेस पर, यही सरफेस है इसकी, जैसे एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो सरफेस आपको दिखाई नहीं दे रही है, जो मैं पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ वहाँ पर। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये पीछे की तरफ है, ये सामने की तरफ है, और ये ऐसे ऊपर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर मैंने 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एक एटम के, वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स वैलेंस शेल की सरफेस पर होते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा से रीडिंग करेंगे हम इसकी। वैलेंस शेल इज़ लाइक अ स्फीयर, स्फीयर की तरह से है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, और कहाँ हैं वो, दे आर लोकलाइज्ड ऑन स्फेरिकल सरफेस, उस स्फीयर की, उस बॉल की सरफेस पर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ मल्टीपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आप सब जानते हो कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं वो, अगर एक एटम, 2 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड जो है वो या तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से बना होगा तो वो डबल बॉन्ड है, या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से बना होगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, ये जो वेस्पर थ्योरी है, ये कंसीडर करती है इसको एक सिंगल पेयर की तरह से ही। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। वेस्पर थ्योरी कंसीडर द मल्टीपल बॉन्ड एज अ सिंगल सुपर पेयर। ठीक है,
These electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair. सुपर वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सुपर मीन्स बड़ा, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, लेकिन उसको ट्रीट हम करेंगे सिंगल पेयर की तरह से, उसको हम मानेंगे सिंगल पेयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ वेस्पर थ्योरी इज इफ देयर आर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, आप पढ़ चुके हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जब हम किसी एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं, उनको हम सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जिनको कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या कैनोनिकल फॉर्म्स बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, तो वेस्पर थ्योरी कैन बी अप्लाई टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो वेस्पर थ्योरी जो है किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को अप्लाई होगी, ठीक है। फिर इसके बाद अभी हमने बात की, हम जो हमारी थ्योरी है उसका नाम ही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि हमने कहा कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि वो बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, यानी कि नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। और इनके बीच में रिपल्जन्स हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दोनों में रिपल्जन्स हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ बताई गई है कि जो रिपल्जन्स है ना वो सेम तरह की नहीं है। रिपल्जन्स का जो अमाउंट है, ठीक है, वो बराबर नहीं है। किन में? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर में, और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। जैसे सिंगल, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अमोनिया का एग्जांपल ले लेती हूँ, या मैं अभी यहाँ पर एग्जांपल लेती हूँ वाटर का, ठीक है। वाटर का सिंपल स्ट्रक्चर, अभी आपने इसको अच्छे से आप आगे जाकर करोगे। ये वाटर का सिंपल स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ऑक्सीजन, दिस इज़ हाइड्रोजन एंड दिस इज़ हाइड्रोजन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपने बनाए थे, तो आप बनाओगे तो आप देखोगे कि उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है हाइड्रोजन, जिसको हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और फर्स्ट हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन और सेकेंड हाइड्रोजन में, इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन दोनों के बीच में, वो तो बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी हैं। तो जो लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इन दोनों के बीच में जो रिपल्जन्स होंगी, इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में, वो रिपल्जन्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, आप इन दोनों को मान लो, चाहे आप इन दोनों को मान लो, ठीक है। ये लोन पेयर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 के बीच में जो बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के बीच की रिपल्जन्स वो थोड़ी सी कम होंगी। और जो दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, ये जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, ये वाले दोनों जो इसमें ये दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 वाला और ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 वाला, इन दोनों के बीच में रिपल्जन सबसे कम होती है। उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये ऑर्डर बताया मैंने आपको, ये क्रम बताया कि किस सीक्वेंस में जो रिपल्जन्स हैं वो कम होती हैं। सबसे ज़्यादा रिपल्जन्स होती हैं लोन पेयर और लोन पेयर में। अगर 2 लोन पेयर है ना, उन दोनों के बीच में रिपल्जन्स सबसे ज़्यादा होंगी, उससे कम होंगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा हैं, 2 लोन पेयर हैं अगर, तो दोनों में रिपल्जन्स सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन अगर 1 लोन पेयर है, 1 बॉन्ड पेयर है, उनमें रिपल्जन्स फर्स्ट वाले से कम है। और अगर लोन पेयर है ही नहीं, सभी बॉन्ड पेयर हैं, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्जन्स हैं वो इन दोनों से कम है। ऊपर वाली जो 2 हमने की, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों से बॉन्ड पेयर रिपल्जन्स सबसे कम है, ठीक है। तो ये वेस्पर थ्योरी थी। सारे जो हमने पोस्टुलेट्स किए, सारे पॉइंट्स के, ये वेस्पर थ्योरी के हैं। तो इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट्स, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नायहोल्म एंड ग्लिप्सी ने वेस्पर थ्योरी में। इन दोनों ने मिलकर थोड़ी सी डेवलपमेंट की, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो अभी आपने ये किया ना कि जो ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शंस क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इसका रीज़न एक तरह से इन्होंने बताया, ठीक है।
क्यों कैसे बताया रीज़न उन्होंने। अब आप सोचोगे कि क्यों है ये डिफरेंस, लोन पेयर में रिपल्जेंस जो है वो बॉन्ड पेयर से कम क्यों है। तो उसका रीज़न नायहोल्म और ग्लिप्सी ने बताया कि जो लोन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, एक तो उनकी जो शेप है या साइज़ है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उसमें वो डिफरेंट है। ठीक है, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिफरेंस है। और सेकंड थिंग इन्होंने बताई कि इनकी लोकलाइजेशन, मतलब ये जहाँ प्रेजेंट है वो भी डिफरेंट है लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। और इनकी रिपल्जेंस तो हमने देखा ही कि रिपल्जेंस तो डिफरेंट हैं ही। तो लोन पेयर्स, तो देखो आप क्या डिफरेंसेस हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स में। लोन पेयर्स आर लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम। जो लोन पेयर है ना वो सिर्फ एक एटम के पास है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर हैं वो दो एटम्स के बीच में शेयर हो रहे हैं। अभी जब मैंने आपको वाटर का स्ट्रक्चर दिखाया, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, तो आप देखो कि ये जो है ना ये बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर जो है ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में बंध गया। ठीक है, या आप कह लो कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ दिया। जब वो आपस में जोड़ेगा तो उसको वो भी उन दोनों के बीच में आएगा ना। ठीक है, और जैसे आप मान लो कि दो रस्सियाँ हैं आपके पास और दो स्टूडेंट्स हैं। एक रस्सी तो दो स्टूडेंट्स ने पकड़ी हुई है और दूसरी जो रस्सी है वो एक स्टूडेंट के हाथ में है ना। तो आप अगर कहीं जाते हो, ठीक है, मान लो वो जो रस्सी दोनों के बीच में ना वो दोनों के हाथ से बांध दी, तो आप उस रस्सी को अलग नहीं कर सकते। आप जहाँ भी जाओगे वो रस्सी आप दोनों को बांध कर रखेगी। लेकिन जो एक स्टूडेंट के पास अलग से रस्सी है उसको आप कैसे भी घुमा सकते हो, उसको कैसी भी शेप दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो ना उसको, आप उसको झटक भी सकते हो। ठीक है, रख भी सकते हो, उठा भी सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर तो सिर्फ एक सिंगल एटम के कंट्रोल में है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है वो दो एटम्स के बीच में है। ठीक है, लोन पेयर आर लोकलाइज्ड ऑन सेंट्रल एटम वाइल बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। एक डिफरेंस ये है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और दूसरा डिफरेंस जो है वो है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन अ मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कम स्पेस में है, जबकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, उसने ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है लोन पेयर्स रिपेल एनी बॉन्ड पेयर और एनी अदर लोन पेयर मोर देन बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब क्योंकि जो लोन पेयर हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बड़ा है और लोन पेयर जो है वो एटम के पास, ये इसके पास है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, चाहे ये मूव नहीं करता है उतना ज़्यादा। और दूसरी चीज़ है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है और बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो छोटा है, इसलिए जितना बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतनी ही ज़्यादा रिपल्जेंस होंगी। इसलिए जो लोन पेयर्स हैं वो दूसरे लोन पेयर को या किसी बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल करते हैं, जबकि जो दो बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे को उतना रिपेल नहीं करते हैं, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे हैं और वो दो एटम्स के बीच में बंधे हुए हैं। ठीक है, दीज रिपल्जन्स रिजल्ट इन डेविएशन और चेंज फ्रॉम आइडियलाइज्ड शेप्स एंड चेंजेस इन बॉन्ड एंगल्स इन मोलिक्यूल्स। अब ये जो रिपल्जन्स है ना, हम मान लो जैसे जब हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टोटल कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, तो उसी के बेस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें अपने आप से कोई स्ट्रक्चर इमेजिन करना है कि ये एटम्स कैसे अरेंज हो सकते हैं, और इमेजिन करते हुए हमने सोचना है कि बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो साइड में आएंगे। ये सब था ना उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर इमेजिन किया। तो ये जो रिपल्जन्स है ना, कई बार जो हम स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से वो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, लेकिन इन रिपल्जन्स के कारण उस स्ट्रक्चर में या उस शेप में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, या उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्ड एंगल्स में चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको इसका बताती हूँ मैं आपको कि जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ मीथेन का। ठीक है, ये मीथेन है, मीथेन के पास चारों बॉन्ड पेयर हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन के साथ
कार्बन ने 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, और कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड पेयर हैं। एक ये है बॉन्ड पेयर, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक ये और एक ये, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, जितने डिस्टेंस पर ये जा सकते हैं ना, चारों बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, ताकि रिपल्जेंस जो है ना वो कम से कम हो। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन है सेम टाइप की है, क्योंकि सारे ही जो बॉन्ड पेयर, सारे ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, तो एक जैसी रिपल्जेंस होंगी। बॉन्ड पेयर एक दूसरे को एक तरह से रिपेल करेंगे, क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर्स एक जैसे हैं, ठीक है। हर बॉन्ड पेयर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, इसलिए सभी बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस सेम होंगी। इसलिए जो एंगल्स हैं ना सारे ये सेम होंगे, किन्हीं भी 2 बॉन्ड पेयर के एंगल्स सेम होंगे। और ये जो बॉन्ड एंगल है इनके बीच में होता है 109.28 डिग्री, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, ये जो शेप है ना इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ये ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ अमोनिया का, ठीक है। अमोनिया जो है, अमोनिया का भी एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है ना वो मीथेन जैसा ही होना चाहिए था, क्योंकि इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लेकिन उनमें से एक है लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, लेकिन एक लोन पेयर है और 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर हैं हाइड्रोजन के साथ। ये अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास इसकी वैलेंस शेल में एक लोन पेयर रहता है। अब यहाँ पर अगर ये जो रिपल्जेंस की हमने बात की है, अगर उन रिपल्जेंस में डिफरेंस ना होता तो ये सभी बॉन्ड एंगल्स भी, ये बॉन्ड एंगल हैं, चाहे ये लोन पेयर को अगर मैं ऐसे बना दूँ तो लोन पेयर हैं, इन सभी की जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो 109.28 डिग्री होते, ठीक है। और जो ये 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना ये बिल्कुल कार्बन मीथेन से रिजेंबल करते, इन सब से ये नीचे वाले पार्ट जैसा होता है। ये सिर्फ यहाँ पर ही तो नहीं है ना नाइट्रोजन में बॉन्ड पेयर, लेकिन ये नीचे वाला पार्ट जैसा था ना, इसकी जैसी शेप थी, वैसी ही ये अमोनिया की आती, लेकिन ऐसा नहीं है, ना तो बॉन्ड एंगल सेम है ना ही ये इसकी ज्योमेट्री सेम हो पाती है बिल्कुल जो शेप है। तो बॉन्ड एंगल्स क्यों डिफरेंस हुए? क्योंकि लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को ज़्यादा रिपेल कर रहा है। यहाँ पर ये जो थे मीथेन में ये दोनों बॉन्ड पेयर थे, जितना ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे उतना ही ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, उतना ही ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये तीनों को रिपेल कर रहा है ज़्यादा स्ट्रेंथ से, और उसके कारण क्या होता है कि जो ये बॉन्ड्स है ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सभी थोड़े से नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्जेंस नहीं है, इसलिए लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन तीनों को पुश करता है, इन तीनों को रिपेल करता है ज़्यादा, जिससे कि जो ये बॉन्ड एंगल था इनका ये सिर्फ 107 डिग्री रह जाता है जबकि मीथेन में ये बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री था, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो डिस्कस हम चीज़ कर रहे हैं वो है लोन पेयर की रिपल्जेंस की। तो ये 2 लोन पेयर्स हैं ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ वहाँ पर अमोनिया में क्या था, मीथेन में क्या था, एक भी लोन पेयर नहीं था। अमोनिया में एक लोन पेयर था और वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल कर रहा था। जितना बॉन्ड पेयर आपस में रिपेल कर रहे थे उससे ज़्यादा वो उनको रिपेल कर रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए। अब ये दोनों लोन पेयर, अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इनके बीच में रिपल्जेंस होती हैं, तो ये एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे ही करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इन बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे, क्योंकि जब ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड पेयर के नज़दीक आएंगे, बॉन्ड पेयर के नज़दीक आएंगे तो उनको रिपेल करेंगे, जिससे ये दोनों जो बॉन्ड हैं ये और भी नज़दीक आ जाते हैं और इनका बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री मैं बताती रही हूँ आपको, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 104.5 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है, और भी कम हो गया क्योंकि यहाँ पर अब 2 लोन पेयर आ गए सेंट्रल एटम पर, ठीक है। तो ये है सेंट्रल एटम का इफेक्ट, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर होने का इफेक्ट, क्योंकि रिपल्जेंस हमने पढ़ा कि लोन पेयर रिपल्जेंस मैक्सिमम है
और बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस मिनिमम है। और इन्हीं रिपल्जेंस के कारण जो हैं वो जो आइडियलाइज शेप होती हैं मॉलिक्यूल्स की और उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो मॉलिक्यूल्स है ना, वेस्पर थ्योरी के बेस पे हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। एक तो वो सभी मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर होने से कैसे चेंजेस आते हैं शेप में, तो उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे अगर लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के पास, और अगर लोन पेयर नहीं है एक भी तो उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे, उनकी शेप को हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ मोलिक्यूल्स टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। फर्स्ट वन इज मोलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विद नो लोन पेयर एंड सेकेंड इज मोलिक्यूल्स हैविंग सेंट्रल एटम विद वन और मोर लोन पेयर। ठीक है, एक वो जिसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, दूसरा वो जिसमें सेंट्रल एटम के पास एक या ज़्यादा लोन पेयर्स हैं। ठीक है, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जेंस ऑन मोलिकुलर शेप इज़ नॉट क्लियर। जो वेस्पर थ्योरी का जो बेसिस मतलब जो वेस्पर थ्योरी दी गई है ना, उसमें जो इफ़ेक्ट्स है इलेक्ट्रॉन पेयर की जो रिपल्जेंस का इफ़ेक्ट आता है मॉलिक्यूल की शेप पर, वो अच्छे से क्लियर नहीं है चाहे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हद तक हमें ज्योमेट्री बताती है मॉलिक्यूल्स की। अगर दो स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके बीच उनका जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम है, या हम कहें कि दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, उन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम है, फिर भी वेस्पर थ्योरी हमें सही स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिस है ना, कि जो आधार है कि क्या इफ़ेक्ट है इसका, कैसे ये इफ़ेक्ट डालेगी जो रिपल्जेंस हैं मॉलिक्यूल की शेप पर, वो इतना क्लियर नहीं है। तो हम जो है आज मैंने आपको वेस्पर थ्योरी करवाई है, तो इतना ही मैं इसमें करवाऊंगी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो दो टाइप के मैंने ये मॉलिक्यूल्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इन दोनों के एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी कि इनकी शेप क्या होती है। आप देखो कि लोन पेयर होने से किस तरह से डिफरेंट टाइप की इनकी शेप आ जाती है, ज्योमेट्री जो है मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो आप इसके जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से समझो, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये इस चैप्टर का हर पॉइंट, हर टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिस है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो केमिस्ट्री में बेस है, आधार है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बॉन्डिंग तो आएगी ही आएगी, और केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स की शेप, इसको समझे बिना आप केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं कर सकते हो। सो एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वेस्पर थ्योरी उसमें से एक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से समझो, और आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जो रिपल्जेंस हैं वो भी ध्यान रखनी है कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है, और जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके।